कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो इसकी पहचान यहाँ के झरनों से, झीलों से और नदियों से होती है, यहाँ के ग्लेशियर्स से होती है। लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से जो कैग रिपोर्ट आई है, जो उसने मेंशन किया है कि पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर के झील, झरनों और दरियाओं की अगर हम बात करें, या तो ये झील जो है सूख रहे हैं या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। और दरिया जो आप देख रहे हैं झेलम, इसका पानी कभी सामान्य से 10 से 15 फीट ऊपर आ जाता है, कभी सामान्य से 15 फीट नीचे, 5 फीट नीचे चला जाता है। इरेटिक फ्लो है इसका झेलम की नदी का, और साथ ही साथ झील, झरने जो है वो सूखने के कगार पे हैं और इसे कहीं ना कहीं काफ़ी चिंताजनक बताया जा रहा है। कैग की जो रिपोर्ट हमें बताती है उसके मुताबिक करीबन 697 के करीब ऐसे झील थे जो कश्मीर में जीवित थे, जो यहाँ की प्रकृति को जीवित कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दशक से जो रिपोर्ट बताती है कि उनमें से 518 के करीब ऐसे झील, झरने हैं या तो वो पूरी तरह से सूख चुके हैं या फिर सूखने की कगार पे हैं, लगातार श्रिंक हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो 18,000 ग्लेशियर्स जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं जो हिमालयन रेंज में है, वो भी लगातार 35% मोर स्पीड से पिघल रहे हैं इस वक्त। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि आने वाला समय जो है प्रो फ्लड्स माना जाता है। यहाँ डिजास्टर्स क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, जैसा कि हमने अमरनाथ में देखा, जैसा कि हमने किश्तवाड़ में देखा। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं यहाँ पर जो काफ़ी काम कर रहे हैं इस वक्त, हालांकि यंग है लेकिन वेदर पे बहुत काम कर रहे हैं। फैज़ान, आपका स्वागत है जी में। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा, आंकड़े क्या बोलते हैं? जैसे हम CAG रिपोर्ट को साइट करें, 1967 में जम्मू एंड कश्मीर में 697 लेक्स हुआ करते थे, और अब आज की बात करें लास्ट 5 इयर्स पुराने डेटा की, तो 315 ऐसे लेक्स हैं जो टोटली डिसअपियर या वैनिश हो चुके हैं, जो कि लगभग 45% ऑफ द टोटल लेक्स है। और अगर हम बात करें जो डिक्रीज़ ओपन एरिया वाटर कंटेंट में जिसका डिक्रीज़ हुआ है, वो अराउंड 29% या 203 लेक्स ऐसे हैं। सो टोटल में अराउंड 74% लेक्स ऐसे हैं जो इधर डिक्रीज़ दिखा रहे हैं या डिक्लाइन दिखा रहे हैं या टोटली वैनिश हो चुके हैं। तो इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कश्मीर की पहचान ही झील, झरने, दरिया, पहाड़, ग्लेशियर है। ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पर? जिम्मेदारी की अगर बात करें, इसमें कोई सिंगल एंटिटी नहीं रिस्पॉन्सिबल, इसमें सब गवर्नमेंट से लेके लोग सब रिस्पॉन्सिबल है। अगर गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, लेक कंजर्वेशन के बोर्ड्स हो जो मैनेज इसको करते हैं, या डिफरेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट, अर्बनाइजेशन या अर्बन कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं इक्वली। और क्योंकि इनके ऊपर एक अथॉरिटी नहीं थी जो इनको देखे, जो इनको एक ऑडिट बुला पाए कि क्या हो रहा है, और लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जिनने इन लैंड्स को एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया है, हॉर्टिकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट किया है, कंस्ट्रक्शन कर दी है इस पर स्टार्ट, अपने घर बना दिए हैं इस पर। जो हमारा अनट्रीटेड सीवेज वगैरह है वो इसी सब में जाता है, अर्बनाइजेशन का प्रेशर है इसमें। तो लोग भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नमेंट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ की। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, 6 या 7 वर्षों से कश्मीर के मौसम की बात करें, कश्मीर एक फिक्स्ड मौसम हुआ करता था। हमारे यहाँ अक्टूबर से अगर हम मार्च की बात करें तो बर्फ़बारी का दिमाग में होता था, फिर स्प्रिंग होता था, फिर रेंज आती थी, फिर गर्मी आती थी। लेकिन वो सब इम्बैलेंस दिख रहा है, इरेटिक वेदर हम लगातार देख रहे हैं। जब ठंडी होनी चाहिए गर्मी होती है, जब गर्मी होनी चाहिए ठंडी होती है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है प्रकृति के साथ, जैसे आपने कहा कि इनक्रेजमेंट हो रही है या गंदा किया जा रहा है वाटर बॉडीज़ को, या वाटर बॉडी ख़त्म हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है इस पर, वेदर जो इरेटिक हो रहा है? जी, अगर हम बिल्कुल बात करें इसकी, और ना कि अभी हम बोलेंगे इन 2-4 सालों में, ऐसा पिछले अगर डिकेड की बात करें, इतनी हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ऐसी है कि जो आपने कहा एराटिक वेदर वगैरह हो चुका है, अनकंट्रोल्ड वेदर, या पता नहीं होता कि क्या वेदर रहेगा। जैसे अगर हम इस साल की बात करें, पहले हमारा अक्टूबर में एक स्पेल था, ठीक है, अबो नॉर्मल रेनफॉल हुई। उसके बाद नवंबर ऑनवर्ड्स एंटल फरवरी अराउंड 65% रेनफॉल जो होनी थी वो नहीं हुई इस विंटर्स में। तो ऑब्वियसली तो ग्लेशियर्स में वो मास फॉर्म नहीं होगा, और जो हमारी अबो नॉर्मल टेम्परेचर्स रहे तो पिघल भी रहे हैं ग्लेशियर, एक तो फॉर्म भी नहीं हो रहे और पिघल भी डबल रफ्तार से हो रहे हैं।
तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वैनिश जो ये ग्लेशियर्स होंगे काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। और ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह हम अगर रिसर्च में देखेंगे, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब सिग्निफाई दिखाता है कि ये कैसे क्या वैनिश हो चुका है। और अगर हम बात करें 2017 की, ऐसी अप्रैल 2016 वॉज 6 अप्रैल, जब इवन प्लेन्स में स्नोफॉल हो गई, इवन श्रीनगर में अराउंड 2 इंच की स्नोफॉल हुई। और इस साल भी एक सिमिलर ऐसा ही पैटर्न हुआ। प्लेन्स में तो स्नोफॉल नहीं हुई, बट चूंकि ड्राई स्पेल चल रहा था उसकी वजह से ब्लॉसम्स, ब्लूम वगैरह काफ़ी अर्ली निकल आया, अपना 10-15 दिन पहले स्टार्ट हो गया। और अब देखो अब फिर ठंडी आ गई है, तो ऑब्वियसली ये ट्रीज़ को इम्पैक्ट करेगा। हेल स्टॉर्म इवेंट्स अब हो रहे हैं, तो ये ब्लूम को डैमेज, ब्लॉसम्स को डैमेज करता है। और ऐसे ही हम सितंबर अगस्त की बात करें तो वहाँ पे हमारा फ्लड से एकदम इतनी एक्सेस रेनफॉल देखने को मिली, और फिर ड्राई, और अब फिर बारिशें देखने को मिल रही है। और आगे जाके भी ऐसा ही अनइवन वेदर ही चलता रहेगा पूरे साल। फैजान, यहाँ पर यह प्रश्न भी उठता है कि क्या करना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल तो आपने बताया, लेकिन फ्यूचर कैसा आपको दिख रहा है? क्या हम प्रोन फ्लड्स हुए हैं, क्या हम प्रोन टू क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, क्या हम डिज़ास्टर की ओर बढ़ रहे हैं? जी, जैसे आपने इसमें ये चीज़ें कही, हम इनमें से प्रोन टू कुछ हैं या एक है, हम कहेंगे हम प्रोन टू सब कुछ अब हो गए हैं। ड्राई वेदर में भी एक्सट्रीम प्रोन हो चुके हैं, फ्लड्स में भी, क्लाउड बर्स्ट के इवेंट में भी। जो ड्राई स्पेल्स हैं जो 3-3 महीने चल सकते हैं, 4 महीने, 5 महीने चल सकते हैं। और फिर 5 महीने के बाद सडनली ऐसा हो सकता है कि 1 महीने की रेनफॉल 3 दिन के अंदर हो सकती है। और ऐसा एक इवेंट हुआ था जनवरी में, जब 2 दिन के अंदर पूरी जनवरी की मंथ की रेनफॉल डंप हो गई, और उसके बाद कोई रेनफॉल पूरे मंथ नहीं हुई। तो ऐसे इवेंट्स हम देखने को मिल रहे हैं, और ऐसा हो भी रहा है। तो अगर फ्यूचर की भी बात करें तो ऐसे इवेंट्स मतलब होते रहेंगे। अगर हम IPCC असेसमेंट की रिपोर्ट करेंगे या बाकी रिपोर्ट्स जो प्रीवियसली मेंशन की गई है, दैट आल्सो शो कि ग्लोबली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्रीज होंगे। दिस इंक्लूड्स ड्रॉट वगैरह के इवेंट्स भी, और इवन हाई एक्सट्रीम रेनफॉल, इवन द क्लाउड बर्स्ट कम्स इन इट। तो हम इसके मतलब इट्स अ वेरी हाई इमरजेंसी, और मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन चेंज हो सकती है जब तक कोई गवर्नमेंट इसका मतलब जब तक लोग एक्चुअली इसको नहीं इम्पोर्टेंस दे, जब तक लोगों के पास इस नहीं लगेगा लोगों को कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें इस चीज़ों पे वोट करनी चाहिए, तब तक शायद गवर्नमेंट भी कभी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेगी। थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हैं ये विशेषज्ञ है फैज़ान, जिनकी बात का अगर हम सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भले ही आज हम इसे सीरियसली एक इशू नहीं ले रहे हैं, आज हम इसको लाइटली ले रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो डिज़ास्टर हो सकता है। हमने 2014 में एक डिवास्टिंग फ्लड जो है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स से, साउथ कश्मीर से देखा था, जब बहुत नुकसान हुआ था। इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट हमने किश्तवाड़ में देखा, बहुत नुकसान हुआ। ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर। ये जहलम की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं, इरफान आपको दिखाएगा वहाँ पर, देखिए आज कुछ बारिश हुई है तो फ्लो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस तरह का कूड़ा जो आपको दिख रहा है ये एक मेन काज है। लोग जो है उन्हें कहीं ना कहीं ये अपने अंदर जगाना है कि ये वाटर जो है उनकी लाइफ लाइन है, उनको उनके फ्यूचर को जो है सिक्योर कर रहा है। और इस तरह का कूड़ा जो है लोग डाल रहे हैं इसमें, और जिससे ये एरिया जो है, ये जो हमारा लाइफ लाइन है जहलम, ये पूरी तरह से श्रिंक होता जा रहा है। और इरेटिक वाटर फ्लो इस पे देखने को मिलता है, कभी ये सामान्य से ऊपर होता है तो कभी सामान्य से नीचे होता है। इसी तरह का कूड़ा करकट या फिर होटलों का निकास या फिर ड्रेन्स जो है झीलों में भी डाली जा रही है, और वहाँ पर भी वो ड्राई अप हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार से लेकर लोगों तक, आम आदमी तक, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, क्योंकि प्रकृति को आप जो देंगे वही वापस पाएंगे, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए प्रकृति को हमें संभालना होगा अगर हमें अपनी आने वाली नस्लों को संभालना है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर।